So today we have the last lecture of endocrine physiology that will mainly discuss the sex steroids. ठीक है? So let's move to our first slide. So that is about male reproductive hormones. ठीक है? तो याद रखें कि हाइपोथैलेमस का एक न्यूक्लियस है जिसको हम आर्कुएट न्यूक्लियस कहते हैं, और इसी आर्कुएट न्यूक्लियस से रिलीज होगा GnRH, और ये GnRH इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा और इंटीरियर पिट्यूटरी से FSH और LH हार्मोन रिलीज कराएगा। अच्छा, FSH जो है और LH, अब हम मेल का पढ़ रहे हैं तो याद रखें कि S इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। S फॉर FSH, S फॉर सर्टोली एंड S फॉर स्पर्म। ठीक है, ये निमोनिक याद रखें। अच्छा, L जो है, L फॉर LH एंड R फॉर लेडिग। तो नाउ लेट्स कम टू द सिनेरियो कि हमारे साथ ये टेस्टिस पे आ जाता है, जहाँ पे टू टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, एक है लेडिक सेल्स और दूसरा है सर्टिली सेल। लेडिक सेल्स पे ये एक्ट करके टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराता है। ये रिमेंबर, ये बात याद रखें कि LH लेडिक पे एक्ट करके टेस्टोस्टेरोन रिलीज करा देता है और ये टेस्टोस्टेरोन इन्फ्लुएंस करता है सर्टोली सेल्स को। अच्छा, दूसरा जो FSH है वो स्ट्रेट अवे आके सर्टोली सेल पे अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाता है, और नंबर फर्स्ट तो स्पर्म मैच्योरेशन करता है और सेकंड ये इनहिबिन रिलीज करता है। ठीक है, दिस इज ऑल द स्ट्रेट अवे hypothalamic pituitary gonadal axis. Now लेट्स कम टू इनहिबिटरी पाथवेज। जो टेस्टोस्टेरोन है ये अभी इनहिबिशन करेगा फीडबैक में, तो ये इनहिबिशन करता है FSH LH की कह रहा, और LH ना रिलीज कराओ, वी आर एनफ सिक्रेटेड, और ये द सेम वे इनहिबिट करता है GnRH को इन द आर्कुएट न्यूक्लियस। सिमिलरली ये सर्टोली जो इनहिबिन रिलीज करता है, ये इनहिबिन भी नेगेटिव फीडबैक देता है सर्टोली को के और इनहिबिन ना रिलीज कराओ। ठीक है। अच्छा, सर्टोली जो है सपोर्टिंग सेल्स है, और याद रखें कि ये टेस्टिकुलर ब्लड बैरियर भी बनाता है। तो इफ यू आर रीडिंग तनवीर नोट, सो वी हैव मेंशन a lot more points about Sertoli cell. तो in simple words, GnRH, FSH LH, FSH Sertoli, LH to Leydig, Leydig release testosterone, and Sertoli is the supporting cells for the sperm maturation. इसलिए अगर Sertoli खराब हो गया, so there will be azoospermia or oligospermia. Now कुछ important points. If there is the lesion of arcuate nucleus, ऊपर से शुरू करते हैं, so the resultant disease will be called, या resultant syndrome will be called Coleman syndrome. इसके two important features आपने याद रखने हैं। एक तो ये है कि अगर GnRH रिलीज नहीं होगा तो सेक्सुअल डेवलपमेंट सही नहीं होगी, और उसके साथ होगी एनोस्मिया, सेंस ऑफ स्मेल खराब होगी। सो इफ देयर इज एनोस्मिया विद सेक्सुअल डिस्टर्बेंसेस, दैट इज मोनली कॉलमैन सिंड्रोम। एग्जामिनर्स का बहुत फेवरेट है सेकंड कॉलमैन सिंड्रोम का, याद रखे कि ये कॉलमैन जीन जो है उसके साथ एसोसिएटेड है। तो आई डोंट नो व्हाई these genes and this Kallmann syndrome is favorite of the CBSP examiner, but still you have to memorize that anosmia, आर्कुएट न्यूक्लियस एंड कॉलमैन सिंड्रोम। अच्छा, ये याद रखें कि GnRH जब पल्सटाइल रिलीज होता है तो ये प्यूबर्टी इनिशिएट करता है, अगर पल्सटाइल रिलीज नहीं हो रहा तो इनिशिएट नहीं करेगा। वही FSH का S वाला निमोनिक है कि S फॉर सर्टली, S फॉर स्पर्म, और जो LH है तो L का लेडिक। ठीक है ना, तो लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराएगा। नाउ लेट्स कम टू द फीमेल। तो वंस अगेन वही आर्कुएट न्यूक्लियस से GnRH आएगा, इंटीरियर पिट्यूटरी LH FSH आएंगे, लेकिन ओवरी में इसके टारगेट सेल्स डिफरेंट हो गए। तो इसका जो LH का टारगेट सेल है वो है टी का। तो इसका निमोनिक हमने ऐसे बनाया हुआ है कि लुक एट द टी का विल प्रोड्यूस या विल स्टोर टेस्टोस्टेरोन। तो LH जो है उधर लेडिक पे एक्ट करके टेस्टोस्टेरोन बनाता था, यहाँ पे तीका सेल्स पे एक्ट करके टेस्टोस्टेरोन बनाता है, और ये टेस्टोस्टेरोन चला जाता है ग्रिनलोजा सेल में, और ग्रिनलोजा सेल पे एक्ट करता है वंस अगेन FSH, जो उधर सर्टली पे करता था तो यहाँ ग्रिनलोजा पे करता है। और अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कहा था कि ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये फिरी में एरोमेटेज कन्वर्ट करता है एस्ट्रोजन को। ठीक है, सो ग्रिनलोजा सेल में एस्ट्रोजन बन जाता है। तो एरोमेटेज जो है अंडर द एक्शन ऑफ FSH कन्वर्ट टेस्टोस्टेरोन इनटू एस्ट्रोजन, और LH जो है ये तीका सेल्स में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, और आल्सो इन द लेडिक सेल्स। ठीक है। अच्छा, लेडिक सेल को थोड़ा हम पढ़े, हमने टेस्टोस्टेरोन का एक पाथवे पढ़ा था जो कि हमारे साथ रेटिकुलरिस में हो रहा था। इफ अगर आपको याद हो अबाउट द स्टीरॉयडोजेनेसिस पाथवे दैट वी प्रीवियसली स्टडी, एक तो वही पाथवे है जिसमें 5 to 15%
एंड्रोजन और या टेस्टोस्टेरोन बनता है, ठीक है। अब ये जो है ये लेडिक सेल है, लेट्स सपोज, तो इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया है और एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो माइटोकॉन्ड्रिया पे यहाँ पे एक रेगुलेटरी प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं स्टार। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया और ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे आएगा एचडीएल, एचडीएल आएगा अंदर, तो ये स्टार इसको इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया लेके आएगा। और इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि वही पुरानी बात आप याद रखें कि इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया कोलेस्ट्रॉल इज कन्वर्टेड इनटू प्रेग्निनोलोन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो कोर्टिसोल और एंड्रोजन बन नहीं रहा, तो प्रेग्निनोलोन स्ट्रेट अवे रेटिकुलम में जाएगा और यहाँ पे प्रेग्निनोलोन बनाएगा 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्निनोलोन, ठीक है। ये 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्निनोलोन अगर आप लोगों को याद होगा तो DHEA में कन्वर्ट होता है, DHEA कन्वर्ट होता था फिर एंडोस्टेरिन डायोन में, ठीक है। इसको हम सिर्फ AND से लिख दूंगा। और एंडोस्टेरिन डायोन से आखिर में बनता था टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन फिर कन्वर्जन जो यहाँ पे है हो जाती है टू एस्ट्रोजन। तो होप आपको याद हो कि लेडिक सेल में भी बनता है और एड्रीनल ग्लैंड में भी बनता है, स्पेसिफिकली इन द जोना रेटिकुलरिस। और ये स्टार जो है इसको हम कहते हैं स्टीराइडोजेनिक एक्यूट रेगुलेटरी प्रोटीन। अच्छा, नाउ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द स्टेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो स्टेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक दो इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों ने याद रखनी है। एक तो यह है कि आपने कभी ओवेरियन साइकिल को यूट्राइन साइकिल के साथ कंफ्यूज नहीं करना। If I am saying it is follicular phase and it is luteal phase, it means that I am talking all about the ovary. But if I am saying that it is the period, then proliferative, then the secretory phase, then I am talking specifically about uterine cycle, ठीक है। अच्छा, so now let's come to the diagram, a very old diagram that is almost हमारे सारे बुक्स में है। तो आप देख सकते हैं कि जो इनिशियल फेज है बिफोर द ओव्यूलेशन दैट इज एस्ट्रोजन डोमिनेंट, और जो इसके बाद फेज है आफ्टर ओव्यूलेशन दैट इज प्रोजेस्टेरॉन डोमिनेंट। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे तो हम ये भी पढ़ेंगे कि एस्ट्रोजन डोमिनेंट एंड प्रोजेस्टेरॉन डोमिनेंट। अच्छा, याद रखिए कि जो एस्ट्रोजन जो है ये जब भी सर्च करेगा ना तो अपने साथ ये दो चीजों और को भी सर्च कराएगा, एक FSH को और एक LH को, ठीक है। तो लेकिन याद रखें कि LH का असर ज्यादा कराएगा एज कम्पेयर टू FSH। और ये LH जो है इट विल cause the ovulation and will help in the formation of corpus luteum। और जो ही corpus luteum बनता है तो corpus luteum के बनने के साथ ही प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। सो नेक्स्ट साइकिल में लेट्स स्टडी द होल प्रोसेस। अच्छा, तो हमने अकॉर्डिंग टू योर बुक इसको फेजेस और इफेक्ट ऑफ फेज में, तो नंबर फर्स्ट हमारे साथ हमने फॉलिकुलर लिया हुआ है क्योंकि मेंस्ट्रुअल या पीरियड जो है उसको हम लास्ट में लेंगे। तो फॉलिकुलर में क्या है कि ये एस्ट्रोजन डोमिनेंट है, ये फर्स्ट 14 डेज पे, दो के इसके फर्स्ट 9 डेज जो है मेंस्ट्रुअल फेज होते हैं, लेकिन ये हम जनरली एज ए एस्ट्रोजन डोमिनेंट फेज में लेते हैं। अच्छा, इसमें एस्ट्रोजन करता क्या है? एस्ट्रोजन अप रेगुलेट्स द एफएसएच एंड एलएच रिसेप्टर्स ऑन द ग्रेनुलोसा सेल एंड थीका सेल, जो कि हम पहले से पढ़ चुके हैं। The FSH and LH level are suppressed by negative feedback action of the estrogen on the interior pituitary। तो याद रखिए कि जब तक इसने सर्च ना किया हो ना तो ये उसको सप्रेस करता है, लेकिन जब ये सर्च करता है तो फिर उनकी रिलीज ज्यादा करता है, ठीक है। एंड एस्ट्रोजन जो है हमारे साथ प्रोलिफरेशन करता है। सो प्रोलिफरेटिव फेज जो है दैट इज एस्ट्रोजन डोमिनेंट, ठीक है। सेकंड इज ओव्यूलेटरी। ओव्यूलेटरी में क्या होता है कि एस्ट्रोजन व पॉजिटिव फीडबैक कॉज LH एंड FSH सर्च, जो कि हमने पढ़ा है, लेकिन LH ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू FSH। एंड दिस LH बर्स्ट जो है ये तो एक एस्ट्रोजन के साथ कोरिलेट करता है, और दूसरा ये ओव्यूलेशन काज करता है एंड कॉजेस थिनिंग ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस टू मेक इट इजियर फॉर स्पर्म। अच्छा, तो नाउ लेट्स कम टू लूटियल फेज जो आफ्टर ओव्यूलेशन होता है, जिसमें कॉर्पस लूटियम बनता है एंड दैट इज प्रोजेस्टेरॉन डोमिनेंट। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पस लूटियम, और वहां से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है। प्रोजेस्टेरॉन इस फेज में मोर देन एस्ट्रोजन होता है। एंड इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन देन देयर इज डिक्रीशन ऑफ द कॉर्पस लूटियम। और याद रखिए जो प्रोजेस्टेरॉन है ये हमारे साथ टू मेन फंक्शन करता है, इंक्रीजेस द वास्कुलरिटी ऑफ इंडोमेट्रियम, आई मेक इट ए सेक्रेटरी फेज। और दूसरा ये है कि इंक्रीजेस द बॉडी टेम्परेचर वाया हाइपोथैलेमिक सेंटर्स, ठीक है। तो उसके साथ थोड़ा सा टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा हो जाता है। इसके बाद जो है मेंस्ट्रुअल फेज है, तो एक्चुअली इस फेज में थोड़ा बहुत इनकॉर्पोरेटेड है, दैट इज सम 0 4 days एंड अकॉर्डिंग टू सम बुक्स दे कॉल इट 0 to 9 days, ठीक है। एंड देयर इज स्loughing ऑफ द इंट्रोमीडियम एंड देयर इज withdrawal of progesterone and estrogen।
ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे कि वी मे हैव नोटेड दैट एस्ट्रोजन इज यूनिक, इट बोथ इनहिबिट्स एंड स्टिमुलेट एफएसएच। तो स्टेडी स्टेट राइज जो है इनहिबिट करता है, बर्स्ट जो है स्टिमुलेट करता है, ठीक है ना। अच्छा ये याद रखिए कि 14 डेज, लास्ट 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर फिक्स। तो अगर आपको फुल साइकिल का पता हो कि कितने डेज हैं, तो आप डे ऑफ ओव्यूलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं उससे, जस्ट ये 14 सब्ट्रैक्ट करके। फॉर एग्जांपल 28 फुल डेज है तो इससे 14 सब्ट्रैक्ट करके ये आ जाता है हमारे साथ 14। और फॉर एग्जांपल अगर टोटल पीरियड है 35 तो इससे 14 माइनस करके 21st डे हमारा डे ऑफ ओव्यूलेशन आ जाता है। तो एग्जाम में ये आपसे अक्सर पूछते हैं कि आपको कहते हैं कि एक फीमेल है उसका टोटल साइकिल 28 डेज का है, उसका डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या होगा। तो जस्ट टोटल से 14 माइनस करो, आपके साथ डे ऑफ ओव्यूलेशन होगा। लाइक इफ दे आस्क यू इट इज 35 डेज इज द होल साइकिल, सो जस्ट 35 से 14 माइनस करो तो 21 डे या 21st डे आपका आ जाएगा एज ए डे ऑफ ओव्यूलेशन। अच्छा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी याद रखें कि प्लेसेंटा प्रोड्यूस एस्ट्रोजन दैट इज एस्ट्रायोल, जो कि हमने पहले ही पढ़ा था कि इन प्रेगनेंसी आप ऐसे याद रखें कि 3 लोग होते हैं, एक पापा मामा और बेबी, ठीक है। तो ट्राई मीन्स 3 लोग। और जो लैक्टेशन के बारे में याद रखें कि एस्ट्रोजन जो है ये स्टिमुलेट्स प्रोलैक्टिन और प्रोलैक्टिन प्रोमोट्स लैक्टेशन। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है लैक्टेशन डज नॉट अकर एंड दैट इज बिकॉज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ब्लॉक द एक्शन ऑफ द प्रोलैक्टिन ऑन ब्रेस्ट, ठीक है। तो एस्ट्रोजन इज अ वेरी वेरी ट्रिकी हार्मोन, ठीक है। और नोट दैट एस्ट्रोजन जो है ये बहुत ज्यादा ब्लॉकिंग करता है ऑफ दिस फिनोमेना मोर देन प्रोजेस्टेरोन। अच्छा लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या होता है। तो ड्यूरिंग लैक्टेशन, सॉरी ये लोकेशन नहीं है, लैक्टेशनल है, लैक्टेशनल, आई एम सिक ऑफ दिस ऑटो करेक्ट। लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या होता है कि व्हेन द मदर इज फीडिंग द बेबी, सो मीनवाइल मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दीज इफेक्ट्स ऑफ प्रोलैक्टिन, ठीक है। नंबर फर्स्ट क्या है, इट इनहिबिट्स जीएनआरएच। तो हाइपोथैलेमस पे उधर से ही जीएनआरएच कम करेगा, और जीएनआरएच नीचे नहीं आएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बनेगा ही नहीं। अच्छा जीएनआरएच जो है वो एफएसएच एलएच रिलीज करता है, तो नेक्स्ट टारगेट इनका एफएसएच और एलएच है, उनके रिलीज को इनहिबिट करता है इन द एंटीरियर पिट्यूटरी। और एफएसएच एलएच का टारगेट नेक्स्ट क्या है, ओवरी। तो ये ओवरी पे भी इसके एक्शन को एंटागोनाइज करता है। तो मतलब यह है कि प्रोलैक्टिन इसको किसी भी लेवल पे नहीं छोड़ता, ऐसे हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज होता है तो यहाँ पे ब्लॉक कर देता है, फिर ये आगे इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है जिससे हमारे साथ एलएच और एफएसएच रिलीज होते हैं, तो यहाँ पे ब्लॉक कर देता है। और ये हमारे साथ फिर गोनेट्स पे आ जाते हैं एंड एक्टिंग ऑन द थीका एंड ग्रिनलोसा सेल, तो वहाँ पे भी इनको ब्लॉक कर देता है। So that is the main mechanism of lactational amenorrhea. I hope you have understood the main functions of these hormones. If any problem, you can text me anytime. Thank you so much. Allah Hafiz.